नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लिख रहे हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के 10 साल पूरे। पीएम मोदी ने मुद्रा योजना के लाभार्थियों से की बात। लाभार्थियों ने पीएम मोदी को सुनाई सक्सेस स्टोरी। वक्फ कानून को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 15 अप्रैल को कर सकता है सुनवाई, तो देश भर में विरोध जारी। आज फिर जम्मू कश्मीर विधानसभा में मचा बवाल, हाथापाई तक की आई नौबत। मोदी शाह के गढ़ गुजरात में कांग्रेस का सबसे बड़ा मंथन। अहमदाबाद में आज से शुरू हुआ कांग्रेस का अधिवेशन। सोनिया, राहुल गांधी मौजूद। भविष्य की रणनीति और संगठनात्मक मजबूती पर मंथन। चुनाव आयोग में ही भिड़े टीएमसी के 2 सांसद। व्हाट्सएप ग्रुप में भी छिड़ी जंग। कल्याण बनर्जी और कीर्ति आजाद के बीच जमकर लड़ाई। तमिलनाडु के 10 बिल रोकने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के फैसले को बताया अवैध। कहा, आप संविधान से चले, पार्टियों की मर्जी से नहीं। फैसले से स्टालिन हुए गदगद। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात मुद्रा योजना की। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के आज 10 साल पूरे हो गए। इस खास मौके पर देश भर से मुद्रा लाभार्थियों को पीएम मोदी ने अपने आवास पर आमंत्रित किया। मुद्रा योजना के लाभार्थियों से पीएम ने बातचीत की। इस दौरान बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इस योजना का मकसद देश के नौजवानों को उनके पैरों पर खड़ा करना है। इस दौरान कुछ ऐसे भी पल आए जब प्रधानमंत्री के मजाकिया अंदाज ने भी सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। दरअसल पीएम मोदी ने एक लाभार्थी से पूछा कि आपकी आय कितनी है। इस पर वो लाभार्थी थोड़ा झिझक जाता है। फिर प्रधानमंत्री मोदी मजाकिया अंदाज में कहते हैं कि वित्त मंत्री मेरे बगल में बैठी हैं, उन्हें बोल दूंगा इनकम टैक्स वाले नहीं आएंगे। पीएम मोदी का इस तरह का तंज कसने पर सभी लाभार्थी हंस भी पड़े। बातचीत के दौरान लाभार्थियों ने बताया कि जो पहले महज 20,000 रुपए कमाते थे, योजना की मदद से आज उनकी इनकम दोगुनी से ज्यादा हो चुकी है। बता दें आपको कि प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना ने अपने 10 साल के सफर में 52 करोड़ से ज्यादा लोन बांटकर उद्यमिता को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। छोटे व्यापारियों, महिलाओं और युवाओं को आर्थिक सशक्तिकरण का आधार प्रदान करते हुए इस योजना ने स्वरोजगार के सपनों को सच कर दिखाया है। कितना सक्सेसफुल है मुद्रा योजना। ये एक ऐतिहासिक योजना जो प्रधानमंत्री मोदी ने बड़े ही सक्सेसफुल तरीके से, और इसमें बैंक की भी सराहना करनी होगी। क्या है ये मुद्रा लोन? मुद्रा लोन दरअसल एक आत्मसम्मान की योजना है। जिस तरह के लोग आज वहां मौजूद थे, कुछ लोग तो बोलते बोलते उनकी आंखें भर आई। एक महिला ने बताया कि उसके पति सब्जी के दुकान में वो काम किया करते थे, फिर इन्होंने अपनी दुकान खोली। और सबसे बड़ी चीज, ये जो आत्मसम्मान, अपने पैरों के ऊपर खड़ा होने की का जो जज्बा, वो इस योजना से जगाई गई है। 52 करोड़ लोगों ने इसका फायदा उठाया। और इसमें सबसे ज्यादा लोग पूछते हैं ईवीएम खराब है। महिलाएं ज्यादा लोन ली है मुद्रा के अंदर, और वो पैसे वापस भी कर रही है। ये कांग्रेस का सिस्टम नहीं कि आप जो है लोन ले लो, चुनाव के समय उसे माफ कर दिया जाएगा, चाहे देश की इकॉनमी गर्त में क्यों ना चली जाए। लोग पहले सरकारी पैसे आते थे, शराब पी करके खत्म कर दिया करते थे। इस योजना के जरिए कई सारे लोग, कितना है, 2 लाख रुपए, कोई 5 लाख रुपए, कोई 10 लाख रुपए उठा रहा है। किस चीज के लिए? कोई सब्जी दुकान खोल रहा है, कोई चाय दुकान खोल रहा है, कोई रिक्शा खरीद रहा है। उससे ये लोग अपने पैरों के ऊपर खड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी चीज, प्रधानमंत्री ने इस योजना के तहत ये पूछा कि उन्हें उम्मीद है कि अब बैंक लोन लेने के लिए, पहले ये जो गरीब थे, जिनके पास न बैंक अकाउंट था न कुछ था, वो अगर लोन मांगने जाता तो उसको बैंक अधिकारी गार्ड उठा करके बाहर फेंक दिया करता था कि खबरदार, बैंक क्या करने आया है तुम, लोन लेगा। लोन उनके लिए नहीं था,
प्रधानमंत्री मोदी ने बैंक के दरवाजे खोले हैं गरीबों के लिए। ये है ये योजना। प्लस सबसे बड़ी चीज, और इसके ऊपर सरकार को भी थोड़ा ध्यान, क्योंकि हम लोग तो जर्नलिस्ट हैं, हम लोग के पास इधर उधर की भी खबरें आती हैं, वो कि कहीं कहीं जगहों पे इस तरह की चीजें भी सुनने को मिली है कि मुद्रा लोन लेते वक्त जो है वो कुछ लोग कुछ घूस वूस की डिमांड करते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने आज इसकी चर्चा कर दी। प्रधानमंत्री के स्तर पे इतनी चर्चा ही बहुत है कि उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि आपको कहीं घूस वगैरह नहीं देना पड़ता। पहले ज़माने में जो बैंक से लोन लो तो बैंक वालों का भी कमीशन उसमें होता था। तो ये सारी चीज़ें मुझे लग रहा है कि इस योजना के तहत जो कोई भी अपने पैर के ऊपर खड़ा होना चाहता था वो इस योजना का फायदा उठाया है। तो ये थम्स अप इस योजना के लिए। जी, अब बात वक्फ कानून की, जिसको लेकर पूरे देश भर में बवाल मचा है और सबकी नजर अब सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है। बड़ी अपडेट यह है कि वक्फ संशोधन कानून 2025 को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 15 अप्रैल को सुनवाई कर सकता है। कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और निजाम पाशा ने कोर्ट से जल्दी सुनवाई का अनुरोध किया था। कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब तक 11 याचिकाएं दाखिल हो चुकी है, तो दूसरी तरफ बवाल और बयानबाजी भी जारी है। एक तरफ जगदम्बिका पाल ने कहा है कि पूरे देश के लोग वक्फ कानून का स्वागत कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष की राजनीति जारी है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में वक्फ कानून को लेकर दूसरे दिन भी आज जबरदस्त हंगामा हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कानून पर चर्चा की मांग की, जबकि बीजेपी ने इसका विरोध किया। एनसी और कांग्रेस के सदस्यों ने काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन किया और वेल में आकर नारेबाजी की। हालात ये हो गए कि हाथापाई की नौबत तक आ गई है। क्या उम्मीद जताई जाए सुप्रीम कोर्ट से? सुप्रीम कोर्ट के सामने यक्ष प्रश्न यही है कि जिन लोगों की जमीनों के ऊपर वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया, उसकी संख्या 1 हो या 10 लाख हो या 1 करोड़ हो, वो इमैटेरियल है। बिना किसी कागज, बिना किसी दस्तावेज, बिना किसी अख्तियार के उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ये चाहेगा कि जिस व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है उसके साथ अन्याय ना हो? क्या ये सुप्रीम कोर्ट ये चाहेगा कि ऐसी संस्था देश के अंदर में रहे जिसकी न कोई ट्रांसपेरेंसी है, कैसे वो काम करता है, कौन क्या करता है, किसी के बारे में कुछ मालूम नहीं, जिसके ऊपर ना कोई कानून लागू होता है ना कोर्ट लागू होता है, कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है, धर्म के नाम पे धंधा, क्या सुप्रीम कोर्ट अलाउ करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। और ये लोग कोर्ट जाकर के जिस तरीके की गलती इन लोगों ने किया है कि एक तो प्रधानमंत्री मोदी, भाई ये लोग तो गए, भाई ट्रिपल तलाक में भी गए थे ना, हमारे रिलीजियस अधिकार को जो है वो का हनन कर रही है मोदी सरकार। अभी फिर लेकर के जा रहे हैं कि ये रिलीजियस अधिकार का हनन है। अरे फायदा सिर्फ मुसलमानों को ही होगा इस वक्त के कानून से। ये लोग, ये दाढ़ी टोपी वाले कट्टरपंथियों के चंगुल में फंसी पॉलिटिकल पार्टीज और ये पॉलिटिकल एजेंट्स जो पार्लियामेंट में भी दलील देते हैं और पार्लियामेंट में जब फैसला हो जाता है तो अपना धंधा चमकाने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच जाते हैं। हिंदुस्तान के अंदर यह तय करना पड़ेगा कि जो व्यक्ति पार्लियामेंट के अंदर है वो, जैसे ब्यूरोक्रेसी, कोई पुलिस वाला सांसद बन सकता है? नहीं बन सकता। ये सुरखाब के पर लगे हुए हैं क्या वकीलों के अंदर कि पार्लियामेंट के अंदर आप कुछ और करोगे और फिर लेकर के चले जाओगे फिर उसको वहां ये करने के लिए कि जिस सदन के आप सदस्य हैं उसके फैसले को ही आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर करोगे असंवैधानिक है। माने डबल स्पीक, दोगलेपन का कोई सीमा होना चाहिए भाई। ये सारा सिस्टम ही सड़ गल गया है, ये सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के कारण। सुप्रीम कोर्ट के अपने आंख, नाक, कान और जमीन पे जो कुछ हो रहा है इस वक्फ के द्वारा, उसके ऊपर नजर रखनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट से इन लोगों को निराशा हाथ लगेगी। जी, अब बात कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस में बड़े बदलाव की उम्मीद से आयोजित कांग्रेस का 2 दिन चलने वाला गुजरात अधिवेशन आज से शुरू हो गया, जिसमें पार्टी की सर्वोच्च नीति निर्धारक संस्था कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC की विस्तारित बैठक में कांग्रेस संगठन को मजबूत बनाने के अलग अलग पहलुओं पर चर्चा हुई है। कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने बीजेपी की चुनौतियों से निपटने और कांग्रेस को मजबूती प्रदान करने के मुद्दे पर विचार विमर्श किया है। कांग्रेस ने अहमदाबाद अधिवेशन का विषय न्याय पथ, संकल्प, समर्पण और संघर्ष रखा है। 9 अप्रैल को यानी कि कल मुख्य अधिवेशन होगा, जिसमें देश भर से 1700 से ज्यादा कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये कार्यक्रम साबरमती रिवर फ्रंट पर होगा। पार्टी के मुताबिक ये अधिवेशन गुजरात में संगठन को मजबूत करने और 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए रोड मैप तैयार करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। और खबर तो ये भी है कि प्रियंका वाड्रा को कुछ अहम जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। 2 दिन का अधिवेशन, क्या रणनीति बनाई जा रही है? देखिए, रणनीति बनाने में तो सबसे फिसड्डी है कांग्रेस पार्टी। 2014 चुनाव हारे, एंटनी कमेटी की रिपोर्ट आई, किस ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है वो रिपोर्ट अभी तक पता नहीं किसी को। ये पार्टी गांधी परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और जो कुछ है यही 3 है। प्रियंका वाड्रा को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। भाई क्या जिम्मेदारी दी जाएगी? कौन सी जिम्मेदारी नहीं है? राहुल गांधी को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, सोनिया गांधी को बड़ी। भाई ये लोग मालिक हैं और 1700 जो लोग पहुंच रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी के गांधी परिवार के एम्प्लॉय हैं। उससे ज्यादा बड़ा कोई स्टेटस नहीं है। कोई पॉलिटिकल पार्टी का अधिवेशन होता है तो विचार का आदान प्रदान, स्ट्रेटजी मिलजुल के बनाया जाता है। यह टॉप डाउन सिस्टम। आप आकर के यहां, भाई इससे पहले तो आप उदयपुर में मिले, वहां कई सारे फैसले हुए, वो फैसला को लागू किया क्या? सबसे बड़ा फैसला था कि भाई ये बीजेपी वाले जो है 24/7 इलेक्शन मोड में रहते हैं। हमारे पास भी ऐसी संगठन होने की आवश्यकता है जिसका काम सिर्फ इलेक्शन का होगा। अभी तक नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया? अब सब काम वो कमेटी ही करेगी, तो फिर टिकट बंटवारे के समय वो पैसे खाने का काम, टिकट बेचने का काम, फिर इनका क्या काम रह जाएगा? केसी वेणुगोपाल का? ये तो बेरोजगार हो जाएंगे सब लोग। तो ये मुझे लग रहा है कि प्रियंका वाड्रा को चुनाव की जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन वो किस तरह से वहन करेगी? भाई आप बहुत सारे, मैं देख रहा हूँ टीवी पे बड़ा चल रहा है कि प्रियंका को दिया जाएगा। भाई जहां जहां वो इंचार्ज रही वहां वहां हार गई कांग्रेस पार्टी। आपने जनरल सेक्रेटरी बनाया, उत्तर प्रदेश का इंचार्ज बनाया, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़वाया, क्या परफॉर्मेंस था? तो ये सब बेकार की बातें हैं। कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन वो सिर्फ नाम का है, वो पोस्टरबाजी के लिए, तो न्याय है तो ये है तो वो है, ये सब कोई नहीं होने वाला। वहाँ सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी का जय जयकार होगा। राहुल गांधी जो है वो वहाँ पे पद यात्रा पे जो निकले, भारत जोड़ो यात्रा, उसका गुणगान होगा। वहाँ ये डिमांड किया जाएगा फिर से ऐसी यात्रा की आवश्यकता है, जहाँ जहाँ चुनाव हो वहाँ वहाँ ऐसी यात्रा होनी चाहिए। ये सब सारी चीज़ें हैं। अधिवेशन का मतलब है कि जब आप कड़े सवाल खुद से पूछते हो। क्या कोई कांग्रेस का लीडर ये पूछेगा कि वक्फ के ऊपर इतना बड़ा कानून, इतना सब कुछ चल रहा था, आप अचानक से वियतनाम क्यों चले गए? कोई पूछेगा? तो जब तक कड़े सवाल नहीं पूछे जाए तब स्ट्रेटजी का कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस पार्टी जैसे चल रही थी वैसे ही चलेगी। जी, चलिए बढ़ते हैं आगे। बात अगली खबर की। तृणमूल कांग्रेस में मचे घमासान से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई है जिससे कई सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल खबर यह है कि टीएमसी के 2 सांसद कल्याण बनर्जी और कीर्ति आजाद आपस में भिड़ गए। उनके बीच पहले चुनाव दफ्तर में कहासुनी हुई, फिर उसके बाद व्हाट्सएप चैट पर जंग छिड़ गई। मामला 4 अप्रैल का बताया जा रहा है, जब टीएमसी के सांसदों को ज्ञापन सौंपने चुनाव आयोग के दफ्तर जाना था। तय कार्यक्रम के मुताबिक टीएमसी सांसदों को पहले पार्टी दफ्तर पर जमा होना था, फिर वहां से चुनाव आयोग मुख्यालय पहुंचना था। लेकिन एक सांसद संसद से सीधे चुनाव आयोग पहुंच गए। ये बात दूसरे सांसद को बड़ा चुभ गई। इस बहस की शुरुआत कल्याण बनर्जी के व्हाट्सएप चैट से हुई। इसके बाद कीर्ति आजाद ने कल्याण बनर्जी को जो जवाब दिया, उससे मामला और ज्यादा बिगड़ गया है। ये तो आपस में ही दुश्मन बन बैठे हैं। देखिए, किसी इंटरनेशनल लेडी की बात हो रही थी। सवाल बहुत सारे हैं जिन्हें समझना जरूरी है। बहुत गंदगी है,
बहुत गंदगी है, सारी बातें सामने आ जाए तो मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा कोई। पहली बात ये, झगड़ा शुरू हुआ कहां? वो झगड़ा शुरू हुआ इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में। कल्याण बनर्जी वहीं पहुंच गए, जबकि तय ये हुआ था कि भाई सब लोग साइन करेगा, साइन करके फिर वहां पे जाएगा। कीर्ति आजाद ने टोक दिया, तो कीर्ति आजाद को ऐसा ड्रेसिंग डाउन किया गया लेफ्ट राइट सेंटर कि कीर्ति आजाद को 2 सेकंड के लिए लग रहा होगा इससे बढ़िया बीजेपी में थे। ये कहाँ किस पार्टी में आ गए। सीधे सीधे कह दिया गया कि हम रिजर्वेशन से नहीं आए हैं, तुम रिजर्वेशन से आओ, कहाँ से उठ पाट के चले आए, तुम तो बंगाली भी नहीं हो। जो कहने का तात्पर्य है कि यू आर एन आउटसाइडर, तुम तो हमारी रहमो करम पे तुम सांसद बने हुए हो। मतलब देयर इज ऑल आउट वॉर। ममता बनर्जी जिन लोगों को अपने प्रधानमंत्री बनने के स्कीम के तहत बहुत सारे इधर उधर के लीडर्स को जो पार्टी में लेकर के आई, उसको वहां वेलकम नहीं किया जा रहा है। एक तो लड़ाई वो है। दूसरी चीज, मामला व्हाट्सएप चैट है। ये व्हाट्सएप चैट दरअसल वो जो ग्रुप है जहां ये झगड़ा हुआ, वो दरअसल सांसदों का 2024 में जो सांसद जीत के आए उन लोगों का ऑफिशियल वो व्हाट्सएप ग्रुप है। वहां झगड़ा शुरू हो गया, उल्टी पुल्टी बातें कही जाने लग गई। अब सवाल ये नहीं है ऐसी क्या बात हुई कि महुआ मोइत्रा ने उस ग्रुप को छोड़ दिया। पॉइंट ये है तो भाई किसके बारे में बातचीत हो रही थी, क्या हो रहा था, इतनी क्या मिर्ची लग गई महुआ मोइत्रा को कि आपने उसे छोड़ दिया, जबकि वो आप तमाम सांसदों का वो ऑफिशियल ग्रुप माना जाता है। तो कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि भाई ये क्यों झगड़ा हुआ, नहीं हुआ। तो एक बात तो साफ है कि टीएमसी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। तमिलनाडु से जुड़े एक अहम मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। इससे मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन काफी गदगद है। दरअसल ये फैसला राज्यपाल आर.एन. रवि से जुड़ा है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि राज्यपाल का 10 महत्वपूर्ण बिलों को मंजूरी न देना और उन्हें राष्ट्रपति के पास भेजना गैर कानूनी और मनमाना था। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने यह साफ किया कि राज्यपाल पहले बिलों को मंजूरी देने से इनकार कर दे और फिर उन्हें राष्ट्रपति के पास भेज दे। ऐसा नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल का यह कदम गलत था और इसे रद्द किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इन 10 बिलों को लेकर राज्यपाल और राष्ट्रपति ने जो भी कदम उठाए वो सब कानूनी रूप से अमान्य है। सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुना रहा है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है वो बहुत ज्यादा ही, और देखिए सुप्रीम कोर्ट को मौका ये लीडर्स दे रहे हैं जिनके हाथ में आजकल राजनीति संभल नहीं पा रही है। अब इससे खराब दिन कौन सा होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट में कोई फैसला ले लिया जाता है, कानून बना दिया जाता है, तो वो दरअसल लोग पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के, नहीं हमने गलत कानून बना दिया, और लेकर के जाने वाले सांसद लोग ही हैं। अब गवर्नर का जो मसला है ये स्पेशल केस है। गवर्नर साहब को अगर कोई कानून ऐसा लगता है कि वो गड़बड़ है तो रिजेक्ट करने के पहले ही उनको राष्ट्रपति के पास भेजना चाहिए। गवर्नर के पास उस तरह के वीटो का बाकायदा संवैधानिक व्यवस्था है। लेकिन जिस हिसाब से वहां स्टालिन और गवर्नर के बीच, और थोड़ा ये बात मानना पड़ेगा कि गवर्नर कई सारे राज्यों में वो थोड़ा ज़्यादा ही लक्ष्मण रेखा को क्रॉस भी कर रहे हैं। अब क्या स्ट्रेटजी हो सकती है वो पता नहीं, लेकिन एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसके पास बहुत संख्या है, वो कोई फैसला ले रहा है, ऐसा कोई फैसला जो राष्ट्र के खिलाफ हो, सिक्योरिटी के खिलाफ हो, आर्मी के खिलाफ हो, या हमारी विदेश नीति के खिलाफ हो, तब तो बात समझ में आती है। लेकिन जिस हिसाब से गवर्नर साहब वो एक्ट कर रहे थे, वो उसको बकायदा उसको डिफेंड तो नहीं किया जा सकता। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट हर चीज़ में नाक घुसेड़ने लगे तो वो भी थोड़ा ज़्यादा ही एक्टिविज्म आजकल देश में शुरू हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।